अब तक हमने स्पाई एक्स फैमिली कोड वाइट के पार्ट 1 पे देखा। ईयर की गलत फैमिली ने ईयर को लॉयड के ऊपर शक करने के लिए मजबूर कर दिया था। दूसरी ओर लॉयड आनिया के प्रिंसिपल को मेरे मेरे डिजर्ट खिलाकर इम्प्रेस करके आनिया को स्टेला स्टार दिलाने और अपने मिशन ऑपरेशन श्री को वापस पाने के लिए फ्रिंक्स के लिए रवाना हो चुके थे, जहाँ पर आनिया को ट्रिप के दौरान पढ़ाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस सफर के दौरान अनया के पेट में दर्द होने लगा था, जिसका उससे वॉशरूम जाना पड़ा। वहां से निकलने के बाद आने को हाथ धोते समय एक चाबी मिलती है। जब वो चाबी को देखती है तो डॉगी भविष्य में होने वाले हादसे को देख लेता है। अनया भी माइंड रीडिंग की मदद से भविष्य को खजाने के बारे में पता चलते ही उत्साहित हो जाती है। दूसरी ओर लॉयड अनया की हैंडराइटिंग को देखकर कहता है, इससे अच्छा तो मैं मुर्गियों की पंजे की लिखावट पढ़ लूं। इस बात पर ईयर जोर से कहती है। आनिया पूरी कोशिश के साथ प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन इस बीच ईयर कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन आनिया अभी तक नहीं आई और उम्मीद करती है वो खो ना जाए। इस बीच ईयर किस चीज को देखकर घबरा जाती है। इस हादसे के कुछ देर बाद ईयर ने बताया, आनिया नहीं दिख रही। ये बात बोलकर ईयर आनिया को ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ आनिया ब्रॉन्क के साथ भविष्य में देखी हुई जगह पर जाती है, जहां उन्हें एक अजीब सा सूटकेस मिला, जिसके अंदर और एक छोटा सा सूटकेस था, जिसके अंदर एक चॉकलेट के देखने के चक्कर में गलती से उसने उस चॉकलेट को निगल ली। उसने कुछ लोगों की आवाज सुनी और जल्दी से सूटकेस को बंद करके छुप गए और उनकी बातों को सुनने लगी। दो लोग बोल रहे थे, अगर एक कमरे में किसी ने इसे चुराया तो पहले तो हमने इसे बहुत मुश्किल से चुराया है। अगर कोई इस चीज को चुराने में कामयाब हो जाता है तो फिर वेस्ट के देश के 3 सालों की रिसर्च की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। साथ ही में ईस्ट और वेस्ट के बीच की संतुलन बिगड़ जाएगा। उससे दोनों देश खत्म भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ आने अपने बचकाने दिल के साथ सोचने लगी थी, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने दुनिया का सबसे टेस्टी चॉकलेट बनाया है, जिस चॉकलेट को पाने के लिए सभी जंग तक लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी ओर वे दोनों उस सूटकेस को खोल चुके थे, जो कि आमतौर से खाली ही होना था, क्योंकि आनिया पहले उस चीज को खा चुकी थी। अब वे दोनों आनिया को देख पाकर उसको पकड़ने की कोशिश में दौड़ते हुए कहने लगे थे, रुको शैतान बच्ची। तभी और ऊपर पहुंच जाती है। यार को देख आनिया ने बताया, ये लोग मुझे किडनैप करना चाहते थे। ये बात सुनकर यार गुस्से से लाल चौला बन चुकी थी और उसने अब लात गुस्से के साथ उनकी नंबर्स को अपने अंदाज में खातिरदारी की। A few inches later. अब वे सब प्रिंस पहुंच चुके थे, लेकिन ट्रेन से उनके निकलने का तरीका बहुत ही कैजुअल था। वे अब एक रेस्टोरेंट पे पहुंच चुके थे, जहां उन्हें मेरे में डिजर्ट मिल सकता है। आनिया और ब्रॉन्क दोनों अपने खाने को लेकर बहुत खुश थे। दूसरी ओर यार फिर से लॉयड के दूसरे किसी के साथ अफेयर तो नहीं है, इस सोच में डूब चुकी थी। तभी रेस्टोरेंट के हेड शेफ खाने के बीच उनसे बात करने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा, आपका स्वागत है बाउंस एंड रेबल रेस्टोरेंट पे और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे यहाँ का खाना पसंद आएगा। लॉयड ने कहा, आपके रेस्टोरेंट का नाम बहुत ही अनोखा है। इस बात के जवाब में चीफ ने बताया, हाँ सही कहा आपने, क्योंकि मैं पहले हमारे यहाँ के मिलिट्री के लिए एयरफोर्स पे काम कर चुका हूँ। इस बात के साथ उन्होंने अपने मिलिट्री के समय के तस्वीरों को दिखाया। अब सीन बदलता है और हम योर के भाई यूरी को देखते हैं, जो कि मिलिट्री के हेड कैंप पे था। वहाँ अचानक से बताया जाता है थिंग्स जहाँ फाइटर प्लेन्स का बेस था, वहाँ से हमें संदेश मिला कि दोनों देश की जानकारी को लेकर कुछ भयानक होने वाला। इस समाचार को सुनकर यूरी खुद को रोक नहीं पाता, क्योंकि उसकी बहन भी वहाँ पर है। तब मिलिट्री के हेड ने कहा, तुम एक स्टेट के सिक्योरिटी ऑफिसर हो, ना कि देश के, इसलिए तुम वहाँ नहीं जा सकते। तब ये बातें सुनकर यूरी उनको बातों को नकार कर और से जाने लगा था। तब वहाँ रहे ऑफिसर्स ने यूरी को जमीन पर लेटा दिया और कहा, अब जाकर दिखाओ तो सही। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए, हम सबको अपने बॉस के ऑर्डर्स के बिना हम कोई भी जोखिम भरा मिशन या खतरे का काम नहीं कर सकते। दूसरी ओर रेस्टोरेंट का चीफ अपनी बातों को कह रहा था, मुझे अभी भी उस दिन की बात याद है, जब हमारे यहाँ जंग के कारण लाखों हजारों लोगों की जान जोखिम में आ गई थी। मैंने उस हादसे को मेरे सामने होते देखा, इसलिए इसके बाद मैंने अपनी नौकरी को छोड़ दी। दूसरी ओर लॉयड अपने मन में बोलने लगा था, मैंने मेरे बचपन में अपने चाहने वालों को खो दिया था, जिसके बाद मैं अकेला रहने लगा। मेरी तरह सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने चाहने वालों को खो दिया।
तब मैंने प्रण लिया मैं और किसी को भी अपने चाहने वालों को खोने नहीं दूंगा। इसलिए मैं इन हादसों को रोकने के लिए एक जासूस बना हूँ। इस बीच उनका मेरे डिजर्ट का इंतजार खत्म हुआ ही था, तभी एक मिलिट्री का ऑफिसर आकर आने के पास से वो डिजर्ट ले गया। इस हादसे से उदासी आने को देखकर लॉयड आने को वो डिजर्ट दिलाने के लिए ऑफिसर से बात करता है। लॉयड ने ऑफिसर से कहा पैसे किसी भी बच्चे के डिजर्ट नहीं ले सकते। इस बात के जवाब में उस मिलिट्री ऑफिसर ने कहा अगर तुम्हें इस डिजर्ट चाहिए तो एक मुकाबला हो जाए, जो भी बोल सकेगा टेबल के ऊपर खाने की चीजों को किन चीजों से बनाया गया है उनको एक मेरे डिजर्ट मिलेगा। उसके इस बात से लॉयड सहमत हो चुका था। अब मुकाबला शुरू होता है, जहां उन दोनों के टेबल के सामने 4 तरह के डिजर्ट रखा जाता है। अब वे दोनों अपने अपने जवाब को कागज के टुकड़े पर लिख लेते हैं। पहले लॉयड अपने जवाब को पेश करता है जो कि सही था, जिस बात से आने बहुत खुश हो चुकी थी। दूसरी तरफ उस मिलिट्री ऑफिसर ने अपने जवाब को पेश। उस ऑफिसर ने वो डिजर्ट कौन सी चीजों से बनी हुई है, उसके साथ कितनी मात्रा में डाला गया है चीजों को, वो भी जवाब में लिख दिया था। इसके साथ ही ऑफिसर ने मेरे डिजर्ट को हासिल कर लिया, जबकि अनया का चेहरा मुरझा सा गया था क्योंकि उसके पापा इस कंपटीशन को जीत नहीं पाए। इस हादसे के कुछ देर बाद लॉयड ने रेस्टोरेंट के शेफ को कहा हमें मेरे डिजर्ट दूसरा चाहिए। लॉयड के इस बात के जवाब में शेफ ने निराशा के साथ बोला माफ करना, लेकिन हमारे पास इंग्रेडिएंट्स खत्म हो चुके हैं जिससे हम फिर से मेरे डिजर्ट को बना सकें। अगर आपको ये चाहिए तो आपको मंडे तक इंतजार करना पड़ सकता है। ये बातें सुनकर लॉयड सोच में डूब चुका था। ऐसे तो अनया को स्टेला स्टार मिलने से रहा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, वो भी जल्दी। अब तुम सब बोल सकते हो डिजर्ट तो मिलेगा ही, कुछ दिन इंतजार कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन तुम सब शायद एक बात भूल चुके हो, और डिजर्ट उन्हें मंडे को ही बनाना है और शायद उनके पास कुछ ही समय बचा होगा उस मेरे डिजर्ट बनाना सीखने के लिए। जो भी हो खाने में लौटते हैं। इसलिए लॉयड ने शेफ से एक लिस्ट मांगी मेरे डिजर्ट बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, जिससे वो सभी उस डिजर्ट को बना सके। वो सभी लिस्ट मिलने के साथ साथ बाजार चले जाते हैं, जहाँ पर लॉयड बिजली की तेजी से उन चीजों को लेने लगा था। अंत में उसने ईयर के लिए एक लिपस्टिक खरीदी और ईयर को गिफ्ट के तौर से वो लिपस्टिक दे दी। लॉयड की इस गिफ्ट देने से ईयर फिर से अपने शक के ख्याल में डूब चुकी थी और लॉयड को रेस्टोरेंट जाने की बात बोलकर चलेगी। ईयर को जाने के बाद लॉयड को लगने लगा था वो शायद इस ट्रिप से थक चुकी होगी। जो भी हो, आनिया लॉयड को चमकीले से एक मार्केट को जाने के बाद पूछकर वहां से हंसते खेलते दौड़कर वहां से चली जाती है। लेकिन लॉयड ने उसे पकड़ लेता है और कहता है पता है तुम्हें ये बहुत पसंद आया है, लेकिन ऐसे दौरा मत करो नहीं तो तुम खो जाओगे और मुझे ऑरेंज सिरप के बदले तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। ये बोलकर ये दोनों रास्ते से जाने लगते हैं और तभी उन्हें गन शूटर गेम में ऑरेंज सिरप प्राइस के तौर पे देखने मिलता है, जो कि उन्हें मेरे डिजर्ट बनाने के लिए जरूरत थी। उस गेम को खेलने के लिए बहुत से लोग ट्राई कर रहे थे, लेकिन कोई भी ओहारा की किसी भी चीज को जीत नहीं पाए। अनया भी उस गेम को खेलने के लिए बेताब हो जा रही थी। उसने भी ट्राई किया लेकिन काम नहीं आया। तभी एक लड़का उनमें से एक चीज को जीतने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी ये नहीं हो पाता। तभी शूटिंग गेम का शॉपकीपर मन ही मन में बोलने लगा था यहाँ पर कोई भी आ जाए फायदा मेरा ही होगा, क्योंकि मैंने धोखे से हर एक प्राइस के बीच एक लोहे के प्लेट को लगा कर रखा है जो कि उन चीजों को सपोर्ट करता है ताकि कोई भी उन चीजों को जीत ना पाए। ये सारी बातें लोगों को क्या ही पता चल जाएगा, जबकि आने इन सारी बातों को पता लगा चुका था अपने माइनरिंग की मदद से। शॉपकीपर के इस धोखे बात को जानकर आनिया गुस्से से लाल हो चुकी थी। तभी लॉयड अपना कमाल दिखाने आगे आया। उसे पहले ही पता है ऐसे गेम में कैसे धोखा दिया जाता है, फिर भी उसने अपने शूटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए सबको हैरान कर दिया और प्राइज को जीत लिया। जबकि वो शॉपकीपर घबराहट में उन स्टैंड को छुपाते हुए बोलने लगा था आज शायद आपका लकी डे है। इसके जवाब में लॉयड ने बताया आज मेरा लकी डे नहीं था, मुझे पहले से तुम्हारे बेकार ट्रिक्स का पता था, अब तो सुधर जाओ। ये बोलकर लॉयड आने के साथ वहां से चलाया। A few moments later. ये और भी उनके पास आ चुकी थी। दोनों ही एक ही शॉप पे खड़े हुए थे जहाँ पर लॉयड कॉफी ले रहा था और ये और सोच रही थी कि मैं शराब के बिना लॉयड से उस लड़की के बारे में सच नहीं पूछ सकती। इस सोच के साथ उसने टेबल के ऊपर पैसे देते गई और शराब के ऊपर शराब पीते हुए नशे में डूब चुकी थी। ये और नशे में धुंध होकर लॉयड से पूछा क्या मेरे सिवा तुम्हारे दिल में और कोई भी? ये बात बोलते ही वो लॉयड के ऊपर बेहोश हो गई। इस हादसे के कुछ समय बाद ईयर नशे से बाहर आकर
मन ही मन में सोच रही थी मैंने जो किया इससे शायद लॉर्ड मुझे डिवोर्स दे देंगे। ये बातें जानकर अनया को अपने क्लासमेट बेकी की बात याद आई। उसने कहा था तलाक का मतलब होता है एक परिवार का बिखर जाना। ये बातें याद कर कर आनिया परेशान हो चुकी थी। दूसरी तरफ लॉयड और योर आनिया के उदास चेहरे को देख चिंता में डूब चुके थे। कुछ देर बाद आनिया ने पास पर रहे बड़े झूले पर चढ़ने की जिद की, जिस बात पर लॉयड ने भी उसे झूले पर चढ़ने के लिए कहा, लेकिन आनिया ने उन दोनों को झूले के अंदर धकेल दिया और खुद नीचे बैठकर उनका इंतजार करने लगी। झूले पर बैठने के बाद योर ने आखिरकार लॉयड से पूछ ही लिया, क्या तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है? मैंने कुछ दिन पहले उस हेड वाली लड़की के साथ तुम्हें बात करते हुए देखा। योर के इस बात के जवाब में लॉयड ने कहा, वो लड़की तो अपना रास्ता भूल चुकी थी, इसलिए उस लड़की ने मुझसे स्टेशन का रास्ता पूछा था। ये बातें जानकर योर ने राहत की सांस। इसके अगले ही पल योर ने शर्माते हुए कहा, मैंने सोचा तुम मुझे डिवोर्स। लॉर्ड ने तुरंत इस बात का जवाब देते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। याद करो वो बात जो हमने वादा किया, बीमारी में या मुश्किल में हर एक हालत में हम एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे। इन सभी बातों से योर शर्म और घबराहट में लॉयड को गलती से मुक्का मार दिया। इससे लॉयड झूले से गिरते गिरते एक कलाबाजी के साथ बच गया, लेकिन उसका चेहरा लाल गुब्बारे की तरह फूल चुका था। ये देखकर अनिया को लगा कि अब तो उनके डिवोर्स होना तय है। लेकिन लॉयड और योर ने अनिया को समझाया कि उनके बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ और सब कुछ ठीक है। ये सुनकर अनिया बहुत खुश हो गई और उसने अपने छोटे से दिल में सोचा, ये फैमिली तो सच में बेस्ट है। A few inches later. अब उसने फ्रैंक को कॉल किया कि फ्रैंक एक लड़की के साथ फ्लर्ट करके उसे पटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लॉयड के कॉल के कारण वो लड़की को पटाने से रह गया। जो भी हो, लॉयड ने कहा, सुन रहा है फ्रैंक, मुझे तेरी जरूरत है। मुझे मेरे मिशन के लिए चेरी सिरप चाहिए। मैंने फ्रिंक्स का हर एक कोना ढूंढ चुका हूँ, फिर भी मुझे चेरी सिरप का एक भी बूंद नहीं मिला। ये बात सुनकर फ्रैंक थोड़ा सा परेशान होकर बोला, क्या लॉयड, मैं अभी बिजी हूँ। लॉयड ने उसके बातों को काटते हुए कहा, तुम जल्दी इसका पता लगाओ, ये मेरे मिशन के लिए जरूरी है। इतना कहकर लॉयड ने कॉल को कट कर दिया और होटल लौट गया। फ्रैंक ने फोन को घूरते हुए लड़की की तरफ देखा जो कि अब तक जा चुकी थी। उसने गहरी सांस लेते हुए गुस्से कहा, ये लॉयड भी ना मिशन के चक्कर में मेरी डेट बर्बाद कर दी। दूसरी तरफ होटल में ये और आने के साथ बिताए पलों को याद करते हुए कह रही थी, आने के साथ बिताया हर एक पल मुझे मेरे भाई के साथ बिताए हुए जन्मदिन की बात याद दिलाती। हम दोनों भाई बहन उस दिन बच्चे बन जाते थे और बर्फ से खेला करते। लॉयड उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। तभी अचानक से होटल के रूम सर्विस के नाम पर फियोना आ जाती। उसने धीरे से लॉयड को इशारा किया और बाहर आने के लिए कहा। लॉयड का अंदेशा हो गया, कुछ तो गड़बड़। बाहर जाकर उसने देखा कि फियोना उसके इंतजार में खड़ी है। फियोना ने लॉयड से कहा, हमें फ्रिंक्स पे नया मिशन मिला है, तुम्हें जल्दी ही इस काम को पूरा करना होगा, इसलिए मुझे यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा गया है। लॉयड ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आज का दिन भी बर्फीले खेल के जैसा रोमांचक होने वाला है। आप सभी का शुक्रिया जो कमेंट किया, नेगेटिव और पॉजिटिव उसमें दिक्कत नहीं है, फीडबैक होना चाहिए, ठीक है। सभी ने कम ज़्यादा करके फीडबैक दिया है।